हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 जो कि हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स की है। तो 2 लेसन ऑलरेडी आ चुकी है, ये हमारी तीसरी लेसन है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी लेसन इसमें लगने वाली है। तो कोई ना, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे क्योंकि प्रीलिम्स भी अब हमारी एक्सटेंड हो गई है, तो इतना ज़्यादा कुछ हड़बड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, ये सारी मैगजीन्स आपकी कवर हो जाएगी। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ये कब से कब तक की ये मैगजीन है। देख लीजिए यहाँ पे आपका मैगजीन में ही ये इट्सल्फ यहाँ पे डिफाइंड है कि मई 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक की 1 साल का ये रिवीजन है। पीटी 365 में ही आप समझ रहे हो कि 365 कहने का ही मतलब है कि 1 साल की ये रिवीजन वाली मैगजीन आती है। तो लास्ट ईयर की आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी और जितनी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उसको यहाँ पे जो है एक साथ इकट्ठे यहाँ पे रखा जाता है। और सबसे अच्छी बड़ी बात ये होती है कि ये मिनिस्ट्री द्वारा ही हम लोग पढ़ते हैं। जैसे देख लीजिए कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इसके अंदर जितनी भी स्कीम है ना, एक जगह इसको इकट्ठे रख दिया गया है। तो मिनिस्ट्री वाली भी क्वेश्चंस पूछी जाती है, तो उसमें भी हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं समटाइम्स। लेकिन इस तरीके से आप लोग इकट्ठे एक मिनिस्ट्री की सारी स्कीम्स को, जो भी एक लास्ट ईयर में आई है, न्यूज़ में आई है या फिर उससे पहले भी आपकी पब्लिश हो चुकी है लेकिन लास्ट ईयर न्यूज़ में थी, तो इन सबको यहाँ पर रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाता है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किए थे, कृष्णोत्ती योजना देख रहे थे, और यहाँ पे हम लोग अप टू द 1.5 3.2 तक देख चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और इसमें 3 टॉपिक्स रह गई थी, तो इसके बारे में पूरी देखेंगे। ठीक है, लास्ट लेसन अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिए क्योंकि ये इसी की कॉन्टिन्यूटी है। अगर आपने ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं समझा, ये कृष्णोत्ती योजना अगर आपने नहीं समझा, तो फिर आपको ये डिफिकल्ट हो जाएगा ये समझने में कि अचानक से ये 3 टॉपिक कहाँ से पढ़ा रही हूँ। क्योंकि इसके बाद में रफ्तार जो पढ़ाऊंगी वो तो समझ में आ जाएगा क्योंकि वो एक न्यू स्कीम है और एकदम से अलग है। लेकिन ये तीनों जो है इसी का भाग है, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पढ़ना ज़रूरी है। ओके, तो लास्ट लेसन में कुछ क्वेश्चंस पूछी थी जिसका आंसर बता देती हूँ। और आज हमारे पास कुछ खास इसमें पूछने का था नहीं, तो मैं प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन ऑप्ट कर ली हूँ। तो प्रीवियस ईयर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो परंपरागत कृषि विकास योजना है ये पुरानी योजना है, लेकिन इससे क्वेश्चन आ चुकी है, तो किस तरीके से आई है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसके आंसर भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। मैं नेक्स्ट लेसन में आंसर बता दूंगी, आज आंसर नहीं बताऊंगी। आज खाली प्रीवियस लेसन की जो क्वेश्चन है उसकी आंसर बताऊंगी। ओके, और रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए बस आपको एक काम करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग को सारी लेसन्स मिल जाएगी, डिफरेंट जितनी भी आप लोग को यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है पीएम किसान मोबाइल ऐप। पीएम किसान मोबाइल ऐप मैं पूछी थी कि ये कब लॉन्च किया गया, किस ओकेजन में ये लॉन्च किया गया, जिसमें फार्मर्स जो है अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं, कुछ भी अगर यहाँ पे अपडेट्स है तो उसको देख सकते हैं, और साथ ही साथ अपने क्रेडिट जितना भी यहाँ पे सरकार के द्वारा क्रेडिट किया गया है उनके बैंक अकाउंट में, तो उसकी भी हिस्ट्री यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेकेंड है कि आपको बतानी है कि ये एक ऑब्जेक्टिव है, तो किस स्कीम की ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट का फ्लो होना चाहिए और इसको इंश्योर किया जाना चाहिए। तो ये किस स्कीम की ऑब्जेक्टिव है ये बतानी है। थर्ड है कि यहाँ पे बतानी कि कौन सी स्टेट है जो कि फर्स्ट स्टेट बन चुकी है, अपने लैंड रिकॉर्ड को इंटीग्रेट करी है, वो भी यहाँ पे पीएम फसल बीमा योजना की वेब पोर्टल के साथ। फोर्थ है कि व्हाट इज़ द एंट्री ग्रुप और मिनिमम मंथली पेंशन कितना मिलने वाला है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत, ये आपको बतानी है। आइए चारों क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले पीएम किसान मोबाइल ऐप की बात करूँ तो ये जब पीएम किसान लाया गया था, लॉन्च किया गया था, तो उसके 1 साल यानी कि फर्स्ट एनिवर्सरी कंप्लीट होने पे यहाँ पे मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया। तो 1 साल के बाद ही इसको लॉन्च किया गया, जिसमें कि मोबाइल ऐप लॉन्च करने से क्या हो गया कि यहाँ पे फार्मर्स को जो यहाँ पे पीएम किसान के तहत क्या है कि 6K यहाँ पे दिया जाएगा, 6000 तो है 1 साल में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और पीएम किसान आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि कम्प्लीटली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत है। और 6000 जो यहाँ पे दी जाएगी वो 3 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी, और ये भी 2000 के इंस्टॉलमेंट में। तो ये आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है। 1 साल के बाद क्या हुआ कि मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया, जिससे फार्मर्स को उनके एप्लीकेशन का स्टेटस दिखने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हुई। कोई भी अगर अपडेट हो रही है आधार कार्ड को लेकर तो वो भी इनको यहीं पता चल जाता था, या फिर सरकार कितनी ज़्यादा इनको क्रेडिट करी है, कब कब क्रेडिट करी है, तो उनकी हिस्ट्री भी ये लोग चेक कर सकते हैं। सेकेंड है कि यहाँ पे जो मैं पूछी थी कि ये किस किस स्कीम की ये आपकी ऑब्जेक्टिव है कि टू इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर, तो ये है फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना के अंदर क्या है, ये इंश्योरेंस आपकी प्रोग्राम है। इंश्योरेंस किस चीज़ का, तो यहाँ पे आपका क्रॉप का इंश्योरेंस करना है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और हॉर्टिकल्चर क्रॉप। ओके, साथ ही यहाँ पे महाराष्ट्र है जो कि पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने अपने लैंड रिकॉर्ड को इंटीग्रेट करी है, वो भी यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल के साथ। अब यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे पूछा जा रहा था कि ये कौन सी
ओके ओके। यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत जो है ये एक वॉलेंट्री और कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन स्कीम है जो कि फार्मर्स के लिए। यहाँ पे एंट्री एज ग्रुप कितनी है तो 18 से 40 ईयर्स है। और मिनिमम मंथली पेंशन अगर हम लोग देखें तो 3000 है, जो कि यहाँ पे जब उनका 60 ईयर्स हो जाएगा फार्मर्स का तब उनको यहाँ पे 3000 मंथली पेंशन दिया जाएगा। तो ये एक वॉलेंट्री और कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड है, यानी कि जिसको भी आना है वो आ सकते हैं और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, कुछ यहाँ पे मिनिमम जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे तभी उनको 3000 का मंथली पेंशन दिया जाएगा। ओके फाइन, तो ये सारी आंसर हो गई। अब आते हैं आज के लिए यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चन है जो कि गवर्नमेंट स्कीम सेकंड पार्ट से मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ। सबसे पहले आपको बतानी कि जैविक खेती पोर्टल के बारे में बताइए कि ये किस तरीके की पोर्टल है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन, ये क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स में ही पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से पूछा जाता है। जो मैं बोल रही थी ना कि यहाँ पे मिनिस्ट्री से कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंदर कौन सी प्रोग्राम है, कौन सी योजना है। तो डायरेक्टली यहाँ पे पूछा गया है कि अटल इनोवेशन मिशन ये सेटअप किया गया है किसके तहत, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नीति आयोग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको यहाँ पे बतानी है कि इसकी आंसर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आपकी 2016 की क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो नेशनल प्रोग्राम है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए ये ऑपरेट किया जाता है गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देती है। सेकेंड है कि जो अपेडा है इट मीन्स कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट अथॉरिटी फंक्शन करती है एज अ सेक्रेटेरिएट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। थर्ड है कि सिक्किम है जो कि यहाँ पे इंडिया की फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बन चुकी है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बतानी है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ओनली, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट लेसन में आपको इसके आंसर को एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आइए अब चलते हैं। और हाँ, यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में मैं पूछ रही हूँ, तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन सी योजना से, तो परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप लोग सोचते हो कि नहीं ये तो आपका करंट अफेयर्स से था, ये तो आपका योजना से नहीं था, लेकिन योजना से डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन मैं बोली ना कि परंपरागत कृषि विकास योजना का मतलब ही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही आपका फोकस किया जा रहा था और उसके अंदर जो भी प्रोग्राम था वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही लेकर प्रोग्राम था। तो क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछ लिया गया। ठीक है, आइए अब हम लोग आर्टिकल पे चलते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटीग्रेटेड स्कीम। ठीक है, और ये भी किसके लिए है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो एग्रीकल्चर है यहाँ पे से जितनी भी क्रॉप्स का फसल हो चुका है, हार्वेस्ट कर चुके, अब उसको कैसे हम लोग मार्केट तक पहुँचाएंगे, उसके लिए इस तरीके का योजना लाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है इस स्कीम के तहत, जिसके थ्रू हम लोग एक अच्छा खासा सब्सिडी सपोर्ट प्रोवाइड कर सके स्टेट को, कोऑपरेटिव को और साथ ही प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को। साथ ही यहाँ पे इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन को प्रमोट करनी है, जिससे कि हम लोग वर्टिकल इंटीग्रेशन दे सके फार्मर्स को, किसके साथ, प्राइमरी प्रोसेसर्स के साथ। साथ ही हम लोग यहाँ पे तो इसमें हम लोग आईसीटी को यूज़ करेंगे एज अ व्हीकल, जिसमें कि हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे तो कैसे, ओरिएंट फार्मर्स के लिए। और यहाँ पे जो न्यू चैलेंजेस निकल कर आएगी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में तो उसको भी रिस्पॉन्ड किया जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है मार्केटिंग करने के लिए, जितनी भी क्रॉप हार्वेस्ट हो चुकी है उसको आप मार्केट तक पहुँचाना है, और मार्केट में पहुँचाने के लिए सबसे पहले मार्केट की इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है। यहाँ पे सारे इन्वेस्टर्स को जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि आपके स्टेट हो गए, कोऑपरेटिव हो गए, प्राइवेट सेक्टर हो गए, सबको यहाँ पे सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जाएगा। एक बैकएंड होगी कि वो जो है किसी भी तरीके के घाटे में ना जाए। साथ ही यहाँ पे जो है आपका जो फार्मर्स है उनको यहाँ पे वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ फार्मर्स को प्राइमरी प्रोसेसर के साथ। प्रोसेसर कौन होते हैं, जो कि फार्मर्स की जितनी भी क्रॉप हार्वेस्ट होती है उनको यहाँ पे मार्केट तक पहुँचाते हैं और उनका दाम वगैरह जो है वो सब कुछ यहाँ पे लगाते हैं। तो वो प्रोसेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अराइज होगा कोई भी तरीके का प्रॉब्लम, कोई भी तरीके की चैलेंज अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आती है तो उसको भी यहाँ पे देखा जाएगा। तो ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव है आपके एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। अब सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें 5 कंपोनेंट है। क्या क्या कंपोनेंट है, सबसे पहले है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इट मीन्स कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करनी है। फिर मार्केटिंग रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है, स्ट्रेंथन करना है। जो एग मार्क यहाँ पे आपकी ग्रेडिंग फैसिलिटी है ना, देखिए एग मार्क के ऊपर भी आपकी क्वेश्चंस पूछी गई प्रीलिम्स में। तो ये एग मार्क जो ग्रेडिंग फैसिलिटीज़ है, ये मार्क है जो कि यहाँ पे आपके दिया जाता है, और जो क्रॉप्स वगैरह होता है ना उनके ऊपर ये दिया जाता है, और इसी को स्ट्रेंथन करना है। एग्री बिजनेस डेवलपमेंट करनी है वो, और साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग है ये भी यहाँ पे है। तो ये 5 कंपोनेंट है जो कि इसके अंदर रखा गया है।
इसी के साथ एक और एक स्कीम है जो कि है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। अब बात क्या आ गया, टेक्नोलॉजी का बात आ गया। देखिए स्टेप बाय स्टेप सारा हम लोग चलते जा रहे हैं कि किस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जा रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर बहुत बड़ी स्कीम थी, अम्ब्रेला स्कीम थी, इसके अंदर 11 सब स्कीम थी। तो एक एक करके हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से फार्मर्स की लाइफ को बदलने की बात की जा रही है और फार्मर्स में जो है और एग्रीकल्चर में किस तरीके का इनोवेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे बात की जा रही है टेक्नोलॉजी का। सबसे पहला क्या है कि एक्सटेंसिव सिस्टम फार्मर ड्रिवन होगा और फार्मर अकाउंटेबल होगी, जिसमें कि न्यू इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट किया जाएगा टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन के लिए। इट मीन्स कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे एक आपका न्यू फील्ड का अरेंजमेंट किया जाएगा, रीस्ट्रक्चर की जाएगी और एग्रीकल्चर की एक्सटेंशन को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, जिससे कि एक सही जो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होती है ना, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सके, उसको डिलीवर किया जाएगा और साथ ही जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस है फार्मर के लिए उसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग वगैरह होती है और भी टेक्नोलॉजीज़ है जिसके थ्रू जो है हम लोग सही से यहाँ पे बीज का रोपण कर सके। साथ ही यहाँ पे पानी वगैरह जो होता है, इरिगेशन की सिंचाई जो होती है, वो भी हम लोग टेक्नोलॉजी का अच्छे इस्तेमाल कर सके, जिससे कि वाटर की जो वेस्टेज है वो कम हो सके। साथ ही यहाँ पे आपकी जो क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, उसके लिए भी मशीन हो, जिससे कि कम समय में ज़्यादा यहाँ पे काम हो सके। क्योंकि हाथ से काम करने में फार्मर्स जो अपना मैनुअल वर्क करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और एनर्जी भी लॉस्ट होती है। तो इस तरीके का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग काफ़ी ज़्यादा सेव भी कर सकते हैं। और जो स्टबल बर्निंग रह जाती है, यानी कि एग्रीकल्चर में क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद जितने भी आपके जो बच जाते हैं ना उनकी वेस्टेज, तो वो सब ओपन गार्डन में ही बर्न किया जाता है। तो बर्न नहीं करना चाहिए, उसके लिए हैप्पी सीजर देना चाहिए। हैप्पी सीजर से क्या होता है कि क्रॉप सही तरीके से हार्वेस्ट होती है और उसकी जो बाई प्रोडक्ट होती है और जो कचरे वगैरह होते हैं वो एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं। तो उसका भी जो है आफ्टर ऑल किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस कचरे को भी रीयूज़ करने में लाना चाहिए। तो ये सारी टेक्निक अपनाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए यहाँ पे अब टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जा रहा है। साइलेंट फीचर्स पे बात करें तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, अगेन मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे सेंटर की भी कंट्रीब्यूशन है और स्टेट गवर्नमेंट की भी कंट्रीब्यूशन है। और इसको एक आत्मा यहाँ पे आई थी, वो वाली आत्मा नहीं, ये है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है। इसी के अंदर ये भी एक अम्ब्रेला स्कीम है, क्योंकि अब तो ये एक नई बात हो गई ना। अम्ब्रेला स्कीम यहाँ पे क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आप लोग समझ रहे हो कि एक ट्रेडिशनल तरीका चलते आ रहा है हमारे एग्रीकल्चर में। कोई भी फार्मर्स ना टेक्नोलॉजी का कभी इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन अब जाके इस्तेमाल करने पे फोकस किया जा रहा है। और आज के भी डेट में पूरी संपूर्ण जो अच्छे फार्मर्स होते हैं ना, जो अमीर फार्मर्स हैं पंजाब और हरियाणा वाले एरिया में, वहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ही फार्मर्स जो है ये अवेल कर पाते, अदरवाइज़ हमारे कंट्री के फार्मर्स ये अवेल ही नहीं कर पाते। उनको टेक्नोलॉजी का पता भी नहीं है कि इस तरीके से सहूलियत से सारा काम हो सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी एक न्यू हो गई। अब टेक्नोलॉजी को जब तक यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का साथ नहीं मिलेगा, तब तक ये टेक्नोलॉजी को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर नहीं ला सकते। तो इसलिए इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बनाया गया कि स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर साथ दे, टेक्नोलॉजी को अपने स्टेट में जो फार्मर्स है उनको यहाँ पे प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कीम लाया गया, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी को हर एक तरीके से, यानी कि आपका कहते हैं ना कि लेवल बाय लेवल जो है यहाँ पे फार्मर्स को प्रोवाइड करना चाहिए। उसके थ्रू यहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम लाई गई, जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। यहाँ पे क्या है कि जो एक्सटेंशन मशीनरी है उसको यहाँ पे 4 सब मिशन के थ्रू स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो क्या क्या मिशन है देखिए, पहला है कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर को और एक्सटेंड किया जाएगा। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे इनोवेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे सीड और जो प्लांटिंग मटेरियल है, किस तरीके से सीड्स लेना है, किस तरीके से प्लांट करना है, तो इसके लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, यानी कि मशीन वगैरह की इस्तेमाल होगी। सब मिशन है वो भी प्लांट प्रोटेक्शन और प्लांट क्वारंटाइन के लिए। तो समझ लीजिए ये प्लांट क्वारंटाइन की बात कर रहे हैं। आज की डेट में तो हम ही लोग क्वारंटाइन है, बट ये कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या होता है ना कि जब यहाँ पे पौधे लगाए जाते हैं, आपका फसल जो लगाया जाता है उसको बचाया भी जाता है। समटाइम्स आप देखते हो कि क्रो स्पेयर बनाई जाती है। इट मीन्स कि एक नकली पुतला बनाया जाता है, जिससे कि ऐसा लगता है पक्षियों को कि यहाँ पे कोई इंसान खड़े हैं, तो उस तरीके का बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग क्वारंटीन कर सके, यानी कि जो प्लांट वगैरह लगाए, जो क्रॉप फसल वगैरह लगाए है, उसको किसी भी तरीके का कीटनाशक वगैरह ना लग सके। कई बार ऐसा होता है कि पक्षी वगैरह भी खा जाते हैं उनकी जो भी आपकी सीड्स वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीज़ें ना हो सके, उसका अब हम लोग मशीन का उपयोग करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ये इसकी ऑब्जेक्टिव है। इसका एम क्या है कि हम लोग को एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को प्रमोट करना है। किसमें, तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर। अब तक हम लोग क्या देखते आए स्टार्टिंग से कि फोकस किस पे किया जा रहा है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्हीं लोग के साथ है। अगर हम लोग स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की पोजीशन सही कर देना, तो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर्स को हम लोग कभी भी पुअर सेक्टर में काउंट ही नहीं करेंगे। साथ ही इस एरिया में जहाँ पे लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन हो और एक पावर की अवेबिलिटी भी लो है, तो उस एरिया में जो है हम लोग एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को प्रमोट करेंगे। मिशन कंपोनेंट क्या क्या है,
सबसे पहले कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करना है, प्रमोट करना है, तो कैसे करना होगा, लोगों को यहाँ पे ट्रेन करनी होगी, जो भी मशीन वगैरह है उसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट करना है, डिमॉन्स्ट्रेशन देना है, बताना है कि किस तरीके से इस मशीन को इस्तेमाल करना है या फिर टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है। तो लोगों को पहले समझाना होगा, किसानों को पहले पढ़ाना होगा, समझाना होगा, सिखाना होगा, ट्रेन करना होगा, तभी तो वो इसका इस्तेमाल बेटर तरीके से कर पाएंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन, ट्रेनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये भी है कि हार्वेस्ट करने के लिए आपको पता है कि हैप्पी सीडर है, तो हैप्पी सीडर प्रोवाइड करना चाहिए। साथ ही साथ इसके लिए क्या है कि ऐसे ही तो नहीं लोग इस कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग भी मोबाइल फ़ोन लिए थे तो स्टार्टिंग में आप लोग को भी सीखना पड़ता था कि कैसे क्या चलना है, कैसे क्या होगा, कैसे क्या डाउनलोड करनी है, कैसे इंटरनेट ऑन करनी है, बेसिक सी चीज़। तो उसी तरीके का जो ये मैकेनाइजेशन है, तो फार्मर्स को भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेनी होगी, उनको डिमॉन्स्ट्रेशन देना होगा, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो ये सारी चीज़ भी यहाँ पे है। साथ ही फिनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करनी होगी कि कैसे एग्रीकल्चर मशीनरी को प्रोक्योर करें, इनकी इक्विपमेंट को भी। साथ ही यहाँ पे फार्म मशीनरी जो बैंक है उसको भी इस्टेब्लिश करना है कस्टम हायरिंग के लिए। बैंक होना चाहिए मशीनरी के लिए कि अगर कोई फार्मर्स को इस तरीके का मशीन वगैरह चाहिए तो वो बैंक में जाके जो है लोन वगैरह लेकर वो मशीन भी ले सकते हैं या फिर परचेज़ भी कर सकते हैं। साथ ही फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट करना है और इक्विपमेंट भी होनी है, और ये स्पेशली किसके लिए है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है, जिसमें आप लोग को पता है कि बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड ये एरिया है। इस पर जो है अलग से फोकस कर रही है हमारी सरकार। तो इस तरीके के मैकेनाइजेशन की अगर बात हो रही है तो उसमें हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को तो छोड़ नहीं सकते। ऑल ओवर इंडिया के लिए हम लोग अलग से बात करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए हम लोग अलग से प्रोविजन रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि इसमें आपका मैकेनाइजेशन में रखा गया है। ओके, एक और स्कीम है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट। अब देखिए नया पॉइंट आ गया। फिर हर एक स्कीम में आपको नई पॉइंट देखने को मिलेगी और पूरी तरीके से आपको यही देखने को मिलेगा कि हर एक तरीके से, यानी कि हर एक जगह से ना हम यहाँ पे एग्रीकल्चर को बहुत तरीके का बेटर बनाने की बात की जा रही है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो पहले समझने की कोशिश कीजिए कि ये इन सीटू मैनेजमेंट है क्या। दो तरीके की मैनेजमेंट होती है, एक इन सीटू होती है, ये एक एक्स सीटू होती है। डिफरेंस क्या है दोनों में। इन सीटू कहने का मतलब है जैसे नेशनल पार्क हो गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। इट मीन्स कि जो भी एनिमल, जो भी स्पीसीज जहाँ पे है उनको उसी एरिया में प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे एक्स सीटू क्या है कि बाहर निकाल के या ये आपका हो गया बॉटनिकल गार्डन, जू वगैरह, जिसमें आप लोग जाते हो तो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशीज देखते हो, डिफरेंट डिफरेंट जानवर देखने जाते हो। तो क्या होता है कि एक एक्स सीटू में क्या होता है कि एक लोकेशन पहले देखा जाता है, वहाँ पे आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है और सारे एनिमल्स को लाकर यहाँ पे रखा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्स सीटू, यानी कि बाहर से मैनेज किया जा रहा है। तो यही बात है कि बाहर से अगर लाकर किसी भी एनिमल को अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो तो उसको हम लोग एक्स सीटू कहते हैं, यानी कि बाहरी तरीके से आप लोग उसको प्रोटेक्ट करो। इन सीटू का कहने का मतलब है कि वो जहाँ रह रहे हैं उनका जहाँ पे हैबिटाट है वहीं पे उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके, अब आते हैं देखते हैं यहाँ पे इन सीटू की बात की जा रही है यहाँ पे, यानी कि जो भी स्पेसिस जहाँ पे जो भी आपके फार्मर्स जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उनके उसी एरिया को प्रोटेक्ट करना है, उसी एरिया में मैकेनाइजेशन का काम करना है। ठीक है, और वो भी क्रॉप रेसिड्यू जो कि हार्वेस्टिंग के बाद बच जाते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है यहाँ पे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन बहुत देखने को मिलता है। बात यहाँ पे अब हम लोग करेंगे स्टबल बर्निंग की। स्टबल बर्निंग मीन्स, स्टबल बर्निंग मतलब ये होता है कि जैसे क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद जितनी भी क्रॉप रेसिड्यू बच जाती है ना, फार्मर्स क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई स्कोप नहीं है, कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है, उनके पास ना ही कोई मशीन है ना ही कुछ है, तो उनको बेशक जो है ना यहाँ पे मजबूरी में वो जलाना पड़ता है। जलाने से क्या होता है कि इससे बहुत ही टॉक्सिक गैसेस निकलती है, और इस समय क्या होती है ना कि आसपास वाले एरिया में, जैसे हरियाणा पंजाब में ये जलाई जाती है, तो आसपास वाले एरिया में बहुत ज़्यादा आपकी एयर पॉल्यूशन होती है। और मेनली ये सारे एयर पॉल्यूशन जो जो जूझती है वो है दिल्ली, एनसीआर वाली रीजन, दिल्ली बोलिए, यूपी बोलिए, हरियाणा और पंजाब, ये सारी रीजन तो यहाँ पे जूझती है। तो मेन यही प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग को अब यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट को, और वो भी एयर पॉल्यूशन से। साथ ही जो न्यूट्रिएंट लॉस होती है, यानी कि आप लोग पता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट होती है, अब सॉइल के अपर पार्ट में ही न्यूट्रिएंट होती है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे सॉइल के अपर पार्ट में अगर इस तरीके का क्रॉप रेसिड्यू है, आप इसको बर्न कर दे रहे हो, तो ज़रूरत एकदम वाजिब सी बात है कि हम लोग सॉइल के जो अपर पार्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं जलन हो रही है, और इससे जो मिट्टी की न्यूट्रिएंट है वो कहीं ना कहीं लॉस हो रही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि यहाँ पे बर्निंग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ पे कॉज होते हैं बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू के कारण। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। साथ ही प्रमोट करनी है इन सीटू मैनेजमेंट जो कि क्रॉप रेसिड्यू की है। तो यहाँ पे कैसे होगा कि सॉइल को हम लोग को रिटेन करके करना है और अप्रोप्रिएट मैकेनाइजेशन इनपुट को इस्तेमाल करके। साथ ही हम लोग को फार्म मशीनरी बैंक्स को भी प्रमोट करना है, वो भी कस्टम हायरिंग के थ्रू, और इन सीटू क्रॉप मैनेजमेंट जो होती है उसके लिए। साथ ही हम लोग को यहाँ पे अवेयरनेस फैलाना है। सबसे बड़ी बात है कि फार्मर्स
फार्मर्स को बतानी है कि इस तरीके से जो आप ओपन में जो जलाते हो उससे किस तरीके का नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दूसरे को नुकसान हो रहा है, जो फार्मर यहाँ पे जलाते हैं उनकी भी हेल्थ को ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो अवेयरनेस फैलाना है, जागरूक करना है। और ये कैसे होगा? डिमॉन्स्ट्रेशन करके होगा, लोगों को बता कर होगा, एग्जाम्पल बता कर होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करके होगा, साथ ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन को डिफ्रेंशिएट करके, एजुकेशन देकर होगा, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी करके होगी। तो ये सारी चीज़ करके जो है ना क्रॉप रेसिड्यू को मैनेज किया जा सकता है और एक अच्छे तरीके से हम लोग इफेक्टिव यूटिलाइज कर सकते हैं। सैलिएंट फीचर्स में क्या बताया जा रहा है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम अब क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैकेनाइजेशन की बात हो रही है। मशीन जो प्रोवाइड किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे जो हैप्पी सीडर जैसी जो भी आपकी मशीन वगैरह है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ हैप्पी सीडर की। तो हैप्पी सीडर जैसी जो भी आपकी मशीन है वो सब कौन प्रोवाइड करेगी? सेंट्रल प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए यहाँ पे पूरी तरीके से फंडिंग वगैरह जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंदर है। और ये एप्लीकेबल किस किस स्टेट में? तो जो जो स्टेट इस तरीके के स्टबल बर्निंग से परेशान होती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली। इस स्कीम के अंदर देखिए तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दिया जाएगा वो 50% कॉस्ट की दी जाएगी, जो कि यहाँ पे फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो इस तरीके का इन सीटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीन अगर खरीदते हैं तो उनको यहाँ पे 50% तक का यहाँ पे कॉस्ट भी दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस। यानी कि 50% में आप लोग खरीदो, यानी कि मान लीजिए हैप्पी सीडर का प्राइस यहाँ पे 100 रुपये में है तो फार्मर्स यहाँ पे 50 रुपये में खरीदेंगे, 50 रुपये यहाँ पे सरकार देगी। साथ ही यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा कि कस्टम हायरिंग सेंटर भी वो यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं इन सीटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए। तो 80% का जो है यहाँ पे आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। यानी मान लीजिए कि हर एक सिटी में, यहाँ पे हर एक स्टेट में जो है एक सेंटर बना दिया गया और उस स्टेट के, जैसे कि पंजाब का यहाँ पे सेंटर बन गया, पंजाब हायरिंग सेंटर है। तो यहाँ पे क्या है कि पंजाब के जितने भी किसान हैं ना वो इस सेंटर में जाएंगे और यहाँ से जो हैप्पी सीडर है उसको परचेज़ करेंगे। तो अगर इस तरीके का आपका हायरिंग सेंटर बना दिया जा रहा है ना, तो इसमें क्या करेंगे, इस तरीके के प्रोजेक्ट के लिए सरकार जो है 80 रुपया देगी। मान लीजिए कि 100 रुपया यहाँ पे कुल खर्च हुआ तो 80 रुपीज़ जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 20 रुपीज़ जो है यहाँ पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे खर्च होगी। या फिर जो भी यहाँ पे आपकी बना रही है इस तरीके का हायरिंग सेंटर, तो यहाँ पे 20 रुपया ही खर्च होगा। मान लीजिए किसान वगैरह का भी कोई भी यहाँ पे आपका जो अथॉरिटी है वो अगर बनवा रहे तो उनको यहाँ पे 80% तक, यानी कि 80 रुपीज़ जो है यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे कुछ इनकरेज भी किया जाएगा कि इन्फॉर्मेशन ले, एजुकेशन दे, कम्युनिकेशंस दे, ये सारी एक्टिविटी करे, जैसे कि किसानों में अवेयरनेस निकल कर आए। क्योंकि किसानों को समझाना ही बहुत बड़ी बात है, किसानों को अवेयरनेस ही पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। साथ ही अगर एक साल के अंदर में देखें, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए वो भी 500 करोड़ के अमाउंट में, तो जो हैप्पी सीडर है यहाँ पे ज़ीरो टिलेज जो टेक्नोलॉजी है इसको 8 लाख एकड़ तक, 8 लाख हेक्टेयर तक जो लैंड है वहाँ पे अडॉप्ट किया जा गया था। और वो भी कहाँ? तो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में। ये सारी कहाँ है? नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में ही आती है आपकी पंजाब, हरियाणा वगैरह। तो ये भी बात है। तो यहाँ पे हैप्पी सीडर जो जीरो टिलेज आपकी टेक्नोलॉजी है तो इसके लिए यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। 2019-20 की बात करें तो 32,000 मशीनरीज जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और 8662 जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स है उसको अभी तक इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। तो ये तो पूरी हो गई, हम लोग देख लिए ग्रीन रेवोल्यूशंस हमारी कंप्लीट हो गई। इसके अंदर जो 11 सब स्कीम्स थी उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से देख लिए। इसमें आप लोग एक एक करके देखें कि कैसे पूरी तरीके से फार्मर्स को यहाँ पे डेवलप करना है, फार्मर्स की कंडीशंस को यहाँ पे डेवलप करना है, उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से एक अम्ब्रेला स्कीम लाया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो कि है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। यानी कि फिर हम लोग एग्रीकल्चर को यहाँ पे विकास यानी डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं और ये डेवलपमेंट की बात हो रही है इसलिए इसको रफ्तार रखा गया है। तो ये इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार है। अब देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके का रफ्तार की बात की जा रही है। सबसे पहले कि फार्मर्स को स्ट्रेंथन करना है और ये कैसे होगा? तो प्री और जो पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाकर होगा, जिससे क्या हो पाएगी कि क्वालिटी इनपुट जो है ना वो यहाँ पे फार्मर्स एक्सेस कर पाएगी, स्टोरेज हो पाएगा, मार्केट फैसिलिटी हो पाएगी। इनपुट में क्या क्या है? फार्मर्स को क्या क्या चाहिए? सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए। तो ये सारी कुछ इनपुट्स है जो उनको चाहिए। साथ ही यहाँ पे स्टोर करने का भी बात है, स्टोरेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरप्लस यहाँ पे फूड आपका प्रोडक्शन होता है तो उसको रखने के लिए भी एक अच्छा यहाँ पे आपका जगह होना चाहिए। मार्केट फैसिलिटी हो, क्रॉप जो यहाँ पे आपका प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको बेटर तरीके से जो है ना मार्केट में पहुँचाया जाए और बेटर तरीके से रिटर्न भी मिल सके। तो ये सारी चीज़ें जो है एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके ही हम लोग फार्मर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं।
साथ ही यहाँ पे ऑटोनोमी भी प्रोवाइड करना है, यानी कि फार्मर्स को स्वतंत्र रखना है। हर एक स्टेट को फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाएगा कि वो अपने तरीके से प्लान बनाए और जो स्कीम है उसको एग्जीक्यूट करे अपने फार्मर्स की ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि हर एक स्टेट में एक अलग प्रॉब्लम है। हर एक स्टेट में क्या होता है कि मिट्टी की क्वालिटी भी अलग है। हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ जो सॉइल है वो हर एक स्टेट में अलग अलग है। तो कहीं पे आपको जो है कुछ ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मिलेगी तो वहाँ पे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत कम पड़ती है। कुछ स्टेट में जो है आपको वेस्टर्न स्टेट में देखने को मिलेगा, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में, कि वहाँ पे जो सीड की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। जैसे कि अब एलुवियल, अगर हम लोग एलुवियल सॉइल की बात करें जो कि आपको देखने को मिलेगा गैंगेस रीजन वाले में, तो यहाँ पे यूपी, बिहार, झारखंड वाले रीजन में आप देखोगे तो यहाँ पे पानी की कमी नहीं है, पानी की पूरी भरपूर है। तो यहाँ पे जो है इरिगेशन फैसिलिटी अच्छे से हो पाएगी। तो जहाँ पे आपके नॉर्थ वेस्टर्न वाले रीजन में पानी की कमी है तो वहाँ पे इरिगेशन के लिए जो है एक अलग अलग टेक्निक लगाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑटोनोमी दिया गया है फार्मर्स को भी, साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी ऑटोनोमी दिया गया कि अपने स्टेट के हिसाब से और अपने फार्मर्स के हिसाब से उनको जो सही लगता है उस तरीके का वो प्लान बनाए और इसको एग्जीक्यूट करें। साथ ही एक वैल्यू चेन भी यहाँ पे प्रमोट करें, जिसमें कि जो भी प्रोडक्शन मॉडल है उसको लिंक करें और इससे फार्मर्स को ही हेल्प होगा, जिससे कि उनका इनकम यहाँ पे इंक्रीज़ हो पाएगा, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो पाएगी। और इससे जो फार्मर्स को रिस्क है, यानी कि किसी भी तरीके का रिस्क, क्योंकि लॉस फार्मर्स को ही झेलना पड़ता है। अगर उनकी फसल बर्बाद हो गई या फिर फसल का यहाँ पे मार्केट में सही तरीके से जो है बिक नहीं पाया, फसल की रेट अच्छे से नहीं लग पाई, तो अल्टीमेटली लॉस कौन झेलता है? लॉस हम लोग नहीं झेलते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि चलो प्याज की दाम बढ़ गई, हम लोग प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन लॉस कौन उसके पीछे झेल रहा है? उसके पीछे फार्मर्स लॉस झेल रहे हैं। तो इस तरीके के रिस्क को भी मैनेज करना है, साथ ही एडिशनल इनकम भी प्रोवाइड करना है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे सरकार का सपना है कि 2022 तक जो है फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, एकदम दुगनी करने की बात कर रहे हैं। तो दुगनी करने के लिए ही इतना ज़्यादा जो है हतीतमा किया जा रहा है, इट मीन्स कि इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एडिशनल इनकम भी उनको प्रोवाइड करना है, जैसे कि इंटीग्रेटिंग फार्मिंग है, साथ ही यहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन भी होना चाहिए, बी कीपिंग भी होनी चाहिए। बी कीपिंग जैसे हनी वगैरह जो रखने का आपका होता है ना, कि एक आपकी बहुत बड़ी जाली होती है जिसके अंदर जो है आपकी जो छत्ते होते हैं, मधुमक्खियाँ की छत्ते देखिए ना, उस तरीके के आर्टिफिशियल छत्ते होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि मधुमक्खियाँ जो है अपने सारे बीज को यानी कि लाकर यहाँ पे हनी को लाकर रखती है और फिर इससे जो है हनी एक एकदम प्योर हनी यहाँ से निकालते हैं फार्मर्स, उसको मार्केट में भेजते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये भी उनको एक फ़ायदा ही होता है। तो बी कीपिंग भी आज के डेट में बहुत ज़्यादा चलती है। साथ ही नेशनल प्रायोरिटीज़ को भी अटेंड करना चाहिए और बहुत सारे सब स्कीम्स है उसको यहाँ पे देखते हुए। साथ ही यूथ को भी एम्पावर करना है। तो यूथ को एम्पावर हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम जैसे यूथ है कैसे एम्पावर हो रहे हैं? स्किल को डेवलप करके, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, रट्टा मारना इसको स्किल नहीं कहते हैं। चीज़ों को समझना और चीज़ों को अडॉप्ट करना और चीज़ों को सीखना, इसको स्किल कहते हैं। इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ न्यू तकनीक लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ न्यू स्टाइल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ न्यू दिमाग लगाते हैं, कुछ न्यू हम लोग इनोवेट करते हैं कि आज ऐसे कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने का इनोवेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्री इंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कि एग्रीकल्चर को एक बिज़नेस की तरह देखा जा रहा है। हम लोग भी इसमें बिज़नेस कर सकते हैं, तो इस तरीके की स्कोप लगाई जा रही है। तो अगर इस तरीके का स्कोप है, अदर कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर को बिज़नेस ऐसा देखते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं देख सकते? हम लोग ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते? तो इसी पे बात किया जा रहा है। बहुत लंबी चौड़ी इसकी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैं इतना इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि हर एक ऑब्जेक्टिव से आपको यही समझ में आएगा कि यहाँ पे ओवरऑल क्या काम किया जा रहा है। तो कृषि का विकास किया जा रहा है। ठीक है, रफ्तार है, बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ा जा रहा है और तेज़ी से रफ्तार पकड़ने में सोच रहे हैं कि जितना भी यहाँ पे कृषि का जिस तरीके से भी यहाँ पे विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके, वो यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं साइलेंट फीचर्स पे। तो साइलेंट फीचर्स एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें की गई है। सबसे पहले अगर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात करूं, जिसको कि 2007 में इनिशिएट किया गया था, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अगेन मैं बता रही हूँ, अम्ब्रेला स्कीम जैसे कि बड़ी स्कीम होती है, इसके अंदर छोटी छोटी स्कीम होती है और उसी को जो है पार्ट बाई पार्ट, लेवल बाई लेवल उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे कि जो हॉलिस्टिक अप्रोच है ना किसी भी फील्ड का, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड का हॉलिस्टिक अप्रोच है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं से जो है टैकल कर सकें। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए एग्रीकल्चर की और इसके साथ साथ एलाइड सेक्टर की। एलाइड सेक्टर जैसे अभी आप लोग देखिए ना कि मशरूम कल्टीवेशन हो गया, साथ ही साथ बी कीपिंग हो गई। तो ये सब एलाइड सेक्टर है कि इनकम जो है ना फार्मर्स को किसी तरीके से 2-3 सोर्सेज से आनी चाहिए, तभी उनका भला हो पाएगा। साथ ही रिसेंटली रिवैम किया गया है आपकी रफ्तार स्कीम को, और ये क्या है कि रेन्यूमरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर रिजुविनेशंस फॉर 2017 से 19 और 2019 से 20, ये टेन्योर जो है इंक्रीज़ किया गया है। अब इसको 2021 तक इसको बढ़ा दिया गया है।
तो ये कोई न्यू स्कीम नहीं है, ये 2017 की स्कीम है। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से 1 साल तक इसको बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अच्छा खासा काम किया जा रहा है इसमें, तो इसलिए इसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और ये आपका कब है, इनिशिएट किया गया था 2007 में, लेकिन यहाँ पे इसको बढ़ाई जा रही है। और हाँ, रफ्तार की यहाँ पे आप लोग फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं तो यहाँ पे रीड कर दी लेकिन आपको बता नहीं पाई। रफ्तार की फुल फॉर्म है आर फॉर रिनोमरेटिव, ए फॉर यहाँ पे अप्रोचेस, एफ फॉर एंड टी फॉर यहाँ पे तो नहीं है, ए फॉर एग्रीकल्चर एंड अगेन ए फॉर अलाइड सेक्टर एंड रिजुविनेशन। इट मीन्स कि रिनोवेटिव अप्रोच लेना है। रिनोवेटिव अप्रोच इट मीन्स कि जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से जो यहाँ पे फार्मर्स काम कर रहे हैं ना, तो उनको उनका जितना भी इनपुट है उस तरीके से उनको आउटपुट मिलना चाहिए। जितना वो मेहनत कर रहे हैं उनके हिसाब से उनको जो है यहाँ पे इनकम प्रोवाइड करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रिनोवेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, यानी कि इसको रिजुविनेट भी करनी है, पुनर्जीवित भी करनी है, और यहाँ से जो है फार्मर्स की इनकम को डबल करने का होप भी रखा गया है। साथ ही यहाँ पे स्टेट को प्रोवाइड किया जाएगा कि एक कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि पूरी तरीके से तो छूट दिया गया है, फ्लेक्सिबल है कि हर एक स्टेट अपने तरीके से प्लान करे और यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है। अब डिसेंट्रलाइज कहने का मतलब ही हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रफ्तार लेकर आई है और इसके बाद जो है यहाँ पे आपका इसको स्टेट गवर्नमेंट के पास दे दी है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट को अपना छूट है कि वो अपने तरीके से यहाँ पे प्लान बनाए। अब स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगी कि देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गांव लेवल पे क्या क्या काम है, और वहाँ पे जो है अच्छे तरीके से आपका प्रोग्राम बनाया जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम। ठीक है, बाट चिट के खाने वाला जो चीज़ होता है ना कि शेयरिंग, तो वो वाली यहाँ पे प्रोग्राम है आपके। साथ ही इसको इनिशिएट किया गया है स्टेट के द्वारा, और ये कैसे, तो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान और स्टेट एग्रीकल्चर प्लान जो कि एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन पे बेस्ड है, कितना अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर यहाँ पे बेस्ड है, नेशनल प्रायोरिटीज़ किस किस चीज़ को दिया जा रहा है उसके ऊपर बेस्ड है। स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो वो इसकी नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, यानी कि स्कीम बना दिया गया है लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पे जो इंप्लीमेंट किया जाता है वो किसी अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, किसी डिपार्टमेंट का ही ये काम होता है। तो यहाँ पे है स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। साथ ही ये क्या करेगी कि ये इंसेंटिवाइज भी करेगी स्टेट को कि वो अपने एलोकेशन बढ़ाए इस एग्रीकल्चर के लिए और एलाइड सेक्टर के लिए, और साथ ही जो पोस्ट हार्वेस्ट है यानी कि हार्वेस्ट करने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करे जिससे कि जो भी क्रॉप यहाँ पे फार्मर्स की है ना तो उसको सही जगह पे रख सके, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पे प्रमोट करें। तो फार्म सेक्टर में अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी ना तो अच्छा खासा डेवलपमेंट हो पाएगा फार्म सेक्टर का। फंड एलोकेशन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इंक्लूड है, तो स्टेट के लिए कैसा है 40% है और 60% रेशियो जो है 60% फंड यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालय स्टेट की बात करें तो ये रेशियो आपका 90:10 में हो जाता है। ठीक है, फंड ब्रेकअप है, जैसे कि रेगुलर अगर रफ्तार है और यहाँ पे 70% आपका एनुअल आउटले है, इसको एलोकेट किया जाएगा स्टेट को एज ए ग्रांट, यानी कि ग्रांट दिया जाएगा। रफ्तार की बात करूँ तो स्पेशल सब स्कीम है नेशनल प्रायोरिटीज़ का, तो यहाँ पे 20% है। उसके बाद यहाँ पे आपका इनोवेशन और एग्री इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट देखें तो 10% है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो फंड दिया जा रहा है, सबसे पहले अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे 70% फंड दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेशनल प्रायोरिटीज़ जो है कि क्या क्या यहाँ पे आपका हर एक स्टेट में प्रायोरिटीज़ है उसके लिए 20% दिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी इनोवेशन है और एग्रीकल्चर को बिजनेस जैसा स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे 10% फंड दिया जाएगा। यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो ये जो ग्रांट है ना ये 100% सेंट्रल शेयर है, क्योंकि आपको पता है कि यूनियन टेरिटरीज़ की जो है यहाँ पे ग्रांट जो है पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। सब स्कीम में क्या क्या है, अब इसके अंदर बहुत सारे स्कीम है उसको हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन को ईस्टर्न इंडिया में लाना है। इट मीन्स कि ये हमारी नॉर्थ ईस्ट वाली और साथ ही साथ ईस्टर्न वाली जो कि आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है और हमारी बिहार है, झारखंड है, तो ये सारी रीजन है। साथ ही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम है, यानी कि ऐसा कहना है फार्मर्स को कि एक ही क्रॉप पे वो डिपेंड नहीं हो, हर एक जगह वो जो है अपने हेक्टेयर जितने भी हेक्टेयर उनका ज़मीन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप को वो उगाएं। साथ ही रिकल्मिनेशन करें, यानी कि यहाँ पे जो सॉइल की प्रॉब्लम है उसको भी यहाँ पे सही करें। फुट एंड माउथ डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि ये सबसे बड़ी एक आज के डेट में एक हर्डल हो रही है फार्मर्स के लिए कि उनकी जो भी पशु वगैरह है, ये फुट एंड माउथ डिजीज़ सबसे पहले आप समझिए कि ये पैरों में और मुंह में जो है एक तरीके का डिजीज़ हो जाता है और ये एनिमल्स को होती है। तो जैसे कि यहाँ पे आपका ऑक्स वगैरह इस्तेमाल किया जाता है या कोई भी स्पेसीज कोई भी जानवर इस्तेमाल की जाती है ना, तो उनको इस तरीके का डिजीज़ हो जाता है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है फार्मर्स को। सैफ्रॉन मिशन है, यानी कि जो केसर है उसकी भी कुछ मिशन है यहाँ पे, इसको भी हम लोग डिटेल देखेंगे। एक्सेलरेटेड फॉर्डर आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम है, फार्मर्स है, एफपीओ है, कोऑपरेटिव है, वो भी ड्राउट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स वगैरह में, तो वो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ₹3200 पर हेक्टेयर तक का, तो इसको भी डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए फिर से हमारा यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है
एक देख लेते हैं, ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशंस टू ईस्टर्न इंडिया। सारे को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा रहा है, सिर्फ फर्स्ट वाले को किया जा रहा है, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशंस हम लोग ईस्टर्न इंडिया के बारे में बात करें तो ये है क्या, स्पेशली ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशंस जो है ना, ये हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एक अलग से स्पेसिफाई किया जा रहा है कि ईस्टर्न इंडिया के लिए, तो ये समझना जरूरी है ना कि क्यों ईस्टर्न इंडिया के लिए। तो यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले तो है कि जो राइस और वीट है हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो उगाए जाने वाला क्रॉप है तो वो है राइस, फिर दूसरे नंबर में आता है वीट। तो राइस और वीट की जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाना भी है। साथ ही हम लोग को जो लेटेस्ट क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ है उसका इस्तेमाल करना है। टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। कल्टीवेशन को प्रमोट करना है राइस फैलो एरिया में, जिससे कि हम लोग क्रॉपिंग इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर सकें और फार्मर की इनकम को भी इंक्रीज़ करें। साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी क्रिएट करनी है और अच्छा खासा वाटर पोटेंशियल को यूटिलाइज भी करना है। साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजी है और मार्केटिंग सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है या प्रमोट भी करनी है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, इसी से हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पे टैकल कर पाएंगे। सैलिएंट फीचर्स क्या है, सैलिएंट फीचर्स है कि ये जो प्रोग्राम है ना, ये आपका लॉन्च किया गया था 2010-11 में, जिसमें कि जो भी आपकी लिमिटिंग है, यानी कि राइस बेस्ड जो क्रॉपिंग पैटर्न का लिमिट कर दिया गया था ना, कि इस तरीके के प्रोडक्टिविटी को आपको बस एक लिमिट करना है कि ईस्टर्न इंडिया में ही होगा। ईस्टर्न इंडिया में 7 स्टेट आती है, इसको भी देख लीजिए, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ईस्टर्न यूपी और वेस्ट बंगाल। तो ये सब जो है ना आपकी 7 स्टेट है, जिसमें कि आपका ऐसा कहा जाता था क्योंकि पानी की मात्रा बहुत है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ राइस बेस्ड जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसकी प्रोडक्टिविटी है और वो भी लिमिट है। तो बहुत सारी इनिशिएटिव इस स्कीम के अंदर लिया जा रहा है कि सबसे पहला है कि क्लस्टर डेवलपमेंट करना है, ब्लॉक होना चाहिए या फिर एक ग्रुप बना के इसको डेवलपमेंट करना है, जिसमें कि जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग और ज़्यादा बेटर यहाँ पे इंप्रूव कर पाएँ। एसेट बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए फार्म इंप्रूवमेंट के लिए, साइट स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए फार्म रिनोवेशन के लिए, सीड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि बीज का प्रोडक्शन करे और उसको सही तरीके से फार्मर्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मार्केटिंग सपोर्ट है और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, यानी कि यहाँ पे जो क्रॉप का आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसमें आपका मार्केटिंग तक तो पहुँचना ही चाहिए। ये सारी चीज़ें देखिए हम लोग समझते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पे योजना के तहत पढ़ रहे हैं, क्योंकि फार्मर्स की बात की जा रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जा रही है, तो हर एक स्टेप को हम लोग यहाँ पे बारीकी से पढ़ते हैं कि किस तरीके से फार्मर्स को यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। तो मार्केटिंग सपोर्ट जो है फार्मर्स को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मार्केटिंग सपोर्ट का एक मेन एम यही होता है कि फार्मर्स को एक बेटर रिटर्न मिल सके। वो जितना ज़्यादा मेहनत लगाते हैं अपने क्रॉप को उगाने में, उतना ही उनको जो है उस तरीके का आउटपुट मिल सके, उनसे कम तो नहीं मिले। साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट मैनेज करना है, यानी कि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, मान लीजिए कि फसल की कटाई होगी, दूसरे दिन साइक्लोन आ गया, दूसरे दिन बारिश आ गई, तो क्या हुआ, सारे मेहनत पे मिट्टी फिर गया, है कि नहीं। यही होता है ना कि सारे मेहनत पे मिट्टी फिर जाती है। तो ये काम तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट ये काम तो नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इसमें दिक्कत हो जाएगी। फिर पूरी महीने आपके 6 महीने 4 महीने का जो भी खरीफ सीज़न हो गया या फिर आपकी रबी सीज़न हो गई, तो ये सारी दोनों सीज़न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपका 4-5 महीने का से तो कम है नहीं। इतने महीने में जो है ना फार्मर्स अपनी जान लगा देते हैं कि इसका प्रोडक्शन करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो ईस्टर्न इंडिया पे जो ये लिमिट किया गया था, तो उसको और ज़्यादा यहाँ पर टेक्नोलॉजी इंक्लूड करने की बात की जा रही है। अब आते हैं, देखते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, और इस बार आपको देखने को मिलेगा कि ये क्यू न्यूज़ में है। तो पहले क्यू न्यूज़ में है इसकी बात छोड़िए, अभी पता चल ही जाएगा, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव देखने का कोशिश कीजिए। सबसे पहला क्या है ना कि सॉइल हेल्थ कार्ड, यानी कि यहाँ पे हम लोग की हेल्थ की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे मिट्टी की हेल्थ की बात की जा रही है। मिट्टी की हेल्थ क्यों बात की जा रही है, आज से पहले इस पर कभी भी बात नहीं किया गया था। हमारी मोदी सरकार आई है तब से इस पर बात किया जा रहा है कि मिट्टी की भी यहाँ पे हेल्थ कार्ड होनी चाहिए, कि हर एक स्टेट का एक अपना जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसकी लेवल अलग होती है। फार्मर्स को ये पता ही नहीं होता है कि किस तरीके की मिट्टी में कौन सी क्रॉप को उगाना चाहिए तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये अल्टीमेटली क्रॉप फार्मर्स के इनकम को डबल करने के लिए ही लाया गया है। कोई अगर आपकी मिट्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ पर आप जो है मशरूम की कल्टिवेशन कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि आपका मशरूम का कल्टिवेशन उतना ज़्यादा बेटर नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग मोर फर्टाइल सॉइल में अगर करोगे तो उसके कंपैरिजन में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये बताना फार्मर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी मिट्टी की क्वालिटी क्या है। ठीक है, ये फंडामेंटल चीज़ हो गया। जैसे कि यूपीएससी की तैयारी के लिए कहा जाता है ना कि फंडामेंटल, अगर आप लोग को बेसिक अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगा ही।
अगर आपको मन करे या ना करे, एक बार अपने मन को दबा के ज़रूर पढ़िए। पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा ना तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। दिल लगा के पढ़ने का अगर कोशिश कीजिएगा ना तो एनसीईआरटी से अच्छी बुक कोई है भी नहीं। देखिए, आप लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप लोग राज़ी वहीर पढ़ते हो तो उसमें ना एक समय के बाद आपको लगेगा ना कि बहुत बोरिंग सी है और एकदम से एकदम कांस्टेंट है, एकदम डेटा कांस्टेंट है, और उस तरीके की बुक पढ़ने में मज़ा नहीं आता। लेकिन एनसीईआरटी में आप लोग देखिए कि कितना अच्छा कलरफुल है और एकदम एग्जाम्पल्स के साथ सारी चीज़ें बताई गई है। पूरा फिगर है, डायग्राम है, और पढ़ने में भी मज़ा आता है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। तो एक इंटरेस्टिंग लगता है बुक पढ़ने में, है कि नहीं? तो वो क्या है ना कि फंडामेंटल है आपका, अगर वही स्ट्रांग नहीं है, आपने डायरेक्ट एनसीईआरटी छोड़कर आपने जीसी लियोंग पकड़ ली। ज्योग्राफी के एनसीईआरटी इज़ द बेसिक एनसीईआरटी, और उसको तो पढ़ना ही चाहिए, मैं तो रिकमेंड करूँगी। क्योंकि उसके पढ़े बिना अगर आपने जीसी लियोंग उठा ली तो जीसी लियोंग तो आपको समझ में आने से रही। अब आप लोग बहुत ब्रिलियंट हो तो वो तो अलग सी बात है, ठीक है। उन उन बच्चों के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे फंडामेंटल और बेसिक बच्चों के लिए बात कर रही हूँ, जिन्होंने स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, और स्कूल में अच्छे से भी करी ना तो ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, जॉब लगने के बाद ना वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग से निकल ही जाती है। अभी भी बहुत सारी बुक आप पकड़ते होंगे तो आपको लगता होगा कि अरे यार, ऐसे ऐसी चीज़ें मैंने स्कूल में पढ़ा था या पढ़ी थी, मुझे तभी याद नहीं है, ठीक है। तो कोई नहीं, लेकिन वही चीज़ है कि वो बेसिक है। तो यहाँ पे आप लोग को अगर यूपीएससी क्रैक करना है, कोई भी चीज़ यूपीएससी अगर आप लोग को चाहे मेंस हो, आपकी इंटरव्यू हो या प्रीलिम्स हो, क्रैक करनी है तो उसके लिए बेसिक क्या है, आपकी एनसीईआरटी है। तो यहीं पे ये भी यही चीज़ बताया जा रहा है कि क्रॉप की प्रोडक्शन और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए बेसिक क्या है, मिट्टी। मिट्टी अगर अच्छी होगी तो अपने आप जो है ना उसके ऊपर फसल जो है अच्छा होते जाएगा। तो ये सबसे पहले क्या है कि सॉइल हेल्थ कार्ड इशू करना है हर एक 2 साल में, और वो भी सारे फार्मर्स को, इर्रेस्पेक्टिव कि वो यहाँ पे स्मॉल है, मीडियम है, मार्जिनल है, कोई भी फार्मर्स है, सारे फार्मर्स को यहाँ पे प्रोवाइड करना है। और एक बेसिस प्रोवाइड करना है कि किस तरीके से अगर उनकी मिट्टी में न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, न्यूट्रिएंट की कमी है, तो वो एड्रेस किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, जहाँ पे मिट्टी को टेस्ट किया जाएगा, उसको भी डेवलप करना है, उसको भी स्ट्रेंथन करना है, जिससे कि अच्छा खासा यहाँ पे जो है फंक्शन हो पाए, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी का फंक्शन हो पाए, वो भी कैपेसिटी बिल्डिंग की तरह। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, और इफेक्टिव तरीके से इसको लिंक करना चाहिए। तो किसके साथ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ। साथ ही यहाँ पे कैपेसिटी जो है ना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल स्टाफ का, उसको भी बिल्ड करना है, जिससे कि यहाँ पे प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो है वो यहाँ पे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सके, और जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ है उसको भी बैलेंस कर सके। साथ ही साथ एडिशनल इनकम, अल्टीमेटली इसके पीछे सबसे पीछे रीज़न क्या है, एडिशनल इनकम। साथ ही यहाँ पे जो है फार्मर्स को प्रोवाइड करना है, यील्ड हमारा बढ़ पाएगा और सस्टेनेबल फार्मिंग हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि मिट्टी की क्वालिटी पता करने से ना आप लोग जो है ओवर केमिकल नहीं डालोगे, आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा उसमें सिंचाई के लिए नहीं डालोगे, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बचेगा, पानी बचेगा, आपका फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए जो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते तो पैसा बचेगा। फर्टिलाइज़र से हमारी मिट्टी की क्वालिटी ख़राब होती है, फूड की क्वालिटी ख़राब होती है, तो वो बचेगी। और वो जो हम लोग फर्टिलाइज़र वाली फूड इंटेक करते हैं तो हमारी हेल्थ ख़राब होती है, तो हमारी हेल्थ बचेगी। मतलब समझ रहे, एक सॉइल हेल्थ कार्ड से कितना ज़्यादा बेनिफिट है। तो यही चीज़ें बताई जा रही है। अब यहाँ पे सैलेंट फीचर्स है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसको 2015 में ही लॉन्च किया गया था, जब पहली बार हमारी बीजेपी जीत कर आई थी, तब इसको लॉन्च किया गया था। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे फार्मर्स इंक्लूड है। अब फार्मर्स को, चाहे वो स्मॉल हो, मार्जिनल हो या रिच फार्मर्स हो, हर किसी को यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करना है। साथ ही ये काम किसके द्वारा किया जा सकता है, यहाँ पे स्टेट के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये काम नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर में बेसिकली हम लोग सारे में देखें कि स्टेट की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, स्टेट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उस सारे सेक्टर्स में हम लोग देखें, एक जेन्युइन रीज़न से भी आप समझ सकते हो कि क्यों यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, क्यों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट हो जाता है अगर आपको ये पर्टिकुलर स्कीम में पूछ लिया जाए तो। सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करूं तो ये फार्मर्स को इशू किया जाता है, जो कि क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन यहाँ पे कैरी करते हैं, न्यूट्रिएंट को लेकर, फर्टिलाइज़र को लेकर बताया जाता है हर एक फार्मर्स को कि आपके सॉइल की क्वालिटी कैसी है, और इसके अनुसार आपको कितना ज़्यादा है और कितना कम यहाँ पे आपको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है। साथ ही फार्मर्स को ये भी रिकमेंडेशन किया जाता है कि इस तरीके की मिट्टी में आप एडिशनल क्रॉप भी लगा सकते हो अगर आपका डिमांड है तो। एक्सपर्ट एनालिसिस किया जाता है कि सॉइल जो भी कलेक्ट किया जाता है फार्म्स के द्वारा, तो उनकी स्ट्रेंथन यानी कि उनकी मजबूती पॉइंट क्या है, उनकी वीक पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाती है। और सबसे पहली बात है कि सॉइल की स्टेटस को देखा जाता है, और 12 पैरामीटर्स होते हैं। एनपीके रेशियो देखा जाता है, जिसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। एस देखा जाता है, यानी कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट देखते हैं। जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, बोरोन है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। और पीएच लेवल भी देखा जाता है, ईसी भी देखा जाता है, ओसी भी देखा जाता है। ये फिजिकल पैरामीटर है। इतना पैरामीटर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक समझना है, तो एनपीके रेशियो ज़रूर याद रखिएगा।
यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की यहाँ पे आपका कितना रेशियो है। अगर इसके बेसिस पे देखें तो यहाँ पे जो एच सॉइल हेल्थ जो आपका कार्ड है ये 2 सेट्स ऑफ फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन देगी, वो भी टोटल 6 क्रॉप के लिए। तो 6 क्रॉप कौन कौन है, खरीफ क्रॉप में 3 क्रॉप है और रबी क्रॉप में 3 क्रॉप है। और साथ ही रिकमेंडेशन देगी ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए, तो ऑर्गेनिक खाद यहाँ पे आपका इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन भी दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो सॉइल हेल्थ कार्ड की पोर्टल है उसके थ्रू भी यहाँ पे फार्मर्स जो है अपना सॉइल के सैंपल्स को वो ट्रैक कर सकते हैं। इस स्कीम के क्या तहत क्या है कि विलेज यूथ और जो फार्मर्स है अप टू द एज कितना, तो 40 ईयर्स ऑफ एज है, वो एलिजिबल है कि सॉइल हेल्थ लेबोरेटरीज़ को वो सेटअप करेंगे और टेस्टिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे एक अलग से अथॉरिटी बनाई जाएगी, वो सॉइल हेल्थ लेबोरेटरी बनाएंगे फिर वो उसको टेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके यूथ भी कर सकते हैं, फार्मर्स भी कर सकते हैं जो कि 40 ईयर्स तक एज के, और वो अपने ही यहाँ पे सेटअप करेंगे और सेटअप करके वो अपने सॉइल की जो उनकी जो क्वालिटी है उसको टेस्ट करेंगे। असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को, 2500 यहाँ पे पर हेक्टेयर दिया जाएगा। और यहाँ पे मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब के लिए भी उनको यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। रिसेंटली एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ मॉडल विलेज, इसको भी लिया जाएगा जहाँ पे सॉइल सैंपल कलेक्शंस होगा इंडिविजुअल फार्म होल्डिंग के साथ, जो कि यहाँ पे फार्मर्स पार्टिसिपेशन होगी, ना कि यहाँ पे आपका सैंपल कलेक्शन किया जाएगा ग्रिड में। तो फार्मर्स अपना अपना यहाँ पे जो है सॉइल को भी कलेक्ट करके आराम से उसको टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नैम के साथ, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। सो अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सो आज के लिए बस इतनी, थैंक यू।